नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिज मोहन आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। साथियों, इस वीडियो सीरीज के प्रति अपना फीडबैक जरूर कमेंट करें। आज के इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल के शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। यह कथन गलत है। महर्षि पाणिनि नंद वंश के शासक महापद्मनंद के दरबार में रहते थे। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी पट्टिका महाभाष्य की रचना की थी। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। यह भी गलत है। अमर सिंह गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। यह कथन सही है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनमें से कौन सही है? केवल 3। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? मौर्य काल में सार्थवाह व्यापारियों के समूह को कहा जाता था। व्यापारी वर्ग वैश्य वर्ण के थे, तो इसका उत्तर वैश्य होगा। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के साम्राज्य को ब्राह्मण साम्राज्य का पहला वंश कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और इनके पूर्वज मूलतः उज्जैन से थे। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि आंध्र प्रदेश में है, स्थित थी, जो कि वर्तमान अमरावती का क्षेत्र है, इसलिए इसका उत्तर अमरावती होगा। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? यह एक विधिवेत्ता थे। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेख से। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा लेख से यह जानकारी मिलती है कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था और वहां से जैन धर्म की जिनसन की मूर्ति को मगध ले आया था। इसके अलावा महापद्मनंद ने कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर भी खुदवाया था। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? यह महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण शासक फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। यह कथन सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। दोनों कथन सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। कुषाणों की नौसेना अच्छी थी, इसलिए वो सागर के माध्यम से भी व्यापार कर पाते थे। इसका उत्तर ए हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति झुकाव था कलिंग नरेश खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल ने जैन धर्म को अपनाया था। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? गांधार कला शैली भारतीय कला और यूनानी कला का सम्मिश्रण है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? यह सेम प्रश्न है। इसका उत्तर भी कलिंग नरेश खारवेल होगा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सबसे पहले इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी आए, उसके बाद फिर आए शक शासक, जिसे कि सीथियन भी कहा जाता है। शक के बाद आए पहलव, जिन्हें कि पार्थियन भी कहा जाता था, और पहलव के बाद आए फिर कुषाण शासक, हिंदी यूनानी और फिर शक और फिर कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था, इसलिए इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता था। चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक खारवेल ही था। हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की काफी जानकारी मिलती है। कलिंग नरेश खारवेल ने दक्षिण के 3 राजाओं चोल, चेर तथा पांड्य को पराजित किया था और इसने मगध पर भी आक्रमण किया और जिनसन की मूर्ति को वापस जीत लाया था। खारवेल ने सिंचाई के लिए कई नहरें खुदवाई थी और उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण भी खारवेल ने ही करवाया था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का मिश्रण है, उसे कहते हैं गांधार शैली। भारतीय कला और यूनानी कला का सम्मिश्रण से ही गांधार कला का निर्माण हुआ है।
बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां गांधार कला का ही उदाहरण है। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश ये सब दक्षिण भारत के संगम काल के वंश हैं, जो कि गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल के समकालीन थे। परंतु सातवाहन वंश ईसा पूर्व के काल का राजवंश था, जो कि गुप्तों से बहुत पहले का राजवंश था, इसलिए इसका उत्तर सातवाहन होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त हुआ है? यह शब्द प्रयोग किया गया है आंध्र सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? आंध्र सातवाहन राजाओं का विस्तृत वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके अलावा और कई अभिलेख भी हैं जिससे आंध्र सातवाहनों के प्रशासन की जानकारी मिलती है, जिसमें से एक प्रमुख है रानी नैनिका द्वारा निर्मित नानाघाट अभिलेख। इसमें सातवाहन शासकों के द्वारा भूमि दान की प्रथा का प्रमाण मिलता है, जिससे कि सामंती व्यवस्था का जन्म हुआ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाण शासकों ने, जबकि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाणों ने ही जारी करवाए थे। तो दोनों ही प्रश्न में कुषाण ही उत्तर होगा। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक और सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के कुषाण शासक। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तब उत्तर होगा इंडो ग्रीक हिंद यूनानियों ने। निम्नलिखित में से किस हिंद यूनानी शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? सीसे का सिक्का सर्वाधिक मात्रा में सातवाहन शासकों ने जारी किया था, परंतु यहाँ पे हिंद यूनानी शासक के बारे में पूछा जा रहा है कि किस हिंद यूनानी शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रैटो द्वितीय। सांचा का प्रयोग करके सिक्का निर्माण की विधि हिंद यूनानियों की ही देन है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मीनांडर था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, यह था डेरियस प्रथम। ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने लगभग 516 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर भाग कांधार से लेकर सिंधु तक के क्षेत्र को जीत लिया था। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? इसका उत्तर है 2। प्रमुख रूप से वर्ष के 2 महीनों जुलाई और अगस्त के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं। जुलाई नाम जूलियस सीजर के नाम पर और अगस्त ऑगस्टस के नाम पर रखा गया है। द्वितीय सदी ईसा पूर्व में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? कागज बनाने की कला सर्वप्रथम चीनियों ने विकसित की। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। इसका उत्तर होगा कुषाणों के समय। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में वासुमित्र की अध्यक्षता तथा अश्वघोष की उपाध्यक्षता में किया गया। इस चतुर्थ संगति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया, जिसके पश्चात महायान शाखा के अनुयायी गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार मानने लगे, जिसके कारण उनकी मूर्ति पूजा की जाने लगी। गौतम बुद्ध की सभी मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में ही किया गया है। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। नागार्जुन कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। इन्होंने शून्यवाद सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है और इनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है और इन्हें ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन भेजा गया था। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त से करवाया था, जिसका जीर्णोद्धार बाद में शक राजा रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। रुद्रदामन प्रथम शक या सीथियन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। यह संस्कृत का बहुत बड़ा जानकार था। रुद्रदामन प्रथम ने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख, जिसे कि गिरनार अभिलेख कहा जाता है, उसे जारी किया। इससे पहले के जितने भी अभिलेख थे वो सब प्राकृत भाषा थे। संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख रुद्रदामन प्रथम ने ही जारी किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए? सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों के द्वारा ही चलाए गए थे।
इन्होंने अपने सिक्कों पर राजा का नाम और तिथि का भी विवरण दिया था, जिससे कि हिंद यूनानी शासकों के काल की निश्चित जानकारी मिलती है। परंतु प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण शासक। कुषाण शासकों ने काफी मात्रा में सोने के सिक्के जारी करवाए, और साथ ही अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी करवाए, तो इसका उत्तर भी कुषाण शासक होगा। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? कुषाण वंश के शासक कनिष्क शासक बनने के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत ही है। अश्वघोष किसके समकालीन थे? चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? राजवंश और सिक्कों की धातुएं। कुषाण शासक स्वर्ण और तांबा, ये सही है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने और सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने। गुप्त शासक स्वर्ण और रजत, सोने और चांदी के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासक स्वर्ण, ये गलत है। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने सीसा, चांदी, तांबा और कांसे के सिक्के चलवाए थे, जिसमें सर्वाधिक सीसा का सिक्का था। इसलिए उत्तर इसका सातवाहन होगा। शासक और उनकी उपाधि का मिलान करना है। अशोक का दूसरा नाम था प्रियदर्शी। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। खारवेल का होगा कलिंग चक्रवर्ती, और कुमारगुप्त का दूसरा नाम था महेंद्रादित्य। यहाँ ऑप्शन सही दिए हुए नहीं है। सीमुख निम्न वंशों में किसका संस्थापक था? सीमुख संस्थापक था आंध्र सातवाहनों का। सीमुख ने 30 ईसा पूर्व में कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी कृष्णा गोदावरी दोआब क्षेत्र में प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? यह लगभग शुरू होता है 21 या 22 मार्च को। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रमुख शासक मिनांडर था। परंतु दिए गए ऑप्शंस में जितने भी शासक हैं, कुजुल कड़फिसेस, भीम कड़फिसेस, कनिष्क और हुविस, ये सभी कुषाण वंश के शासक हैं। कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश के संस्थापक थे, और कुषाण वंश के शासक भीम कड़फिसेस ने ही सोने के सिक्के जारी करवाए। यह शैव धर्म का उपासक था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सर्वाधिक विकास हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। कुषाण वंश के शासनकाल में ही गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ। गांधार कला भारतीय कला और हिंद यूनानी कला का मिश्रण थी, जबकि मथुरा कला भारतीय कला और स्थानीय कला का मिश्रण थी। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पुस्तक है। इसमें हिंद यूनानी शासक मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद का वर्णन है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका उत्तर होगा काठियावाड़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने शकों को पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि ली, और उसी समय से विक्रम संवत प्रारंभ किया गया। इसका उत्तर होगा 58 ईसा पूर्व। कहीं कहीं आपको 57 भी लिखा हुआ मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल को ही वैष्णव धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। मनुस्मृति की रचना भी शुंग वंश के काल में हुई थी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, और उसी के उपलक्ष्य में उसने शक संवत की शुरुआत की थी। इसलिए शक संवत 78 ईस्वी से माना जाता है, और विक्रम संवत माना जाता है 58 ईसा पूर्व से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद कण्व वंश का शासन आया। 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके ही एक दरबारी वासुदेव ने की।
और कण्व वंश की स्थापना की। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? शक संवत 78 ईस्वी से शुरू हुआ और विक्रम संवत 57 या 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 135 वर्षों का। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? रुद्रदामन शक शासक था। इसकी उपलब्धियों का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली थी? कुषाण साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी और साथ ही कुषाण वंश के काल में रेशम मार्ग पर भी भारत का अधिकार था, जिससे कि भारत को बड़ी मात्रा में लगान की प्राप्ति होती थी। यही कारण है कि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाए थे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को हराया था पान चाउ ने। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कनिष्क के समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे अशुघोष और वसुमित्र, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। कालिदास गुप्त वंश के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद जो कि हिंद यूनानी शासक था वह इन तीनों के बाद के काल का है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य शासन के बाद दक्षिण भारत में प्रभावशाली राज्य था सातवाहनों का शासन। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क ने अपने सिक्कों पर भगवान बुद्ध का अंकन किया था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब हुई? बाल विवाह कुप्रथा का आरंभ कुषाण काल में ही हुआ था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ए सही है हिंद यूनानी, उसके बाद शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? इसका उत्तर होगा विशाखदत्त। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद आया सातवाहन, सातवाहन के बाद हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण और कुषाणों के बाद फिर आए गुप्त और गुप्तोत्तर काल में आए चोल। इस तरह इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? इसका उत्तर पतंजलि होगा। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। दोस्तों ये थे मौर्योत्तर काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल से जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? पूछा जा रहा है कि मौर्योत्तर काल में हुंडी नामक शब्द का क्या अर्थ होता था? हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र होता था जो कि व्यापार तथा ऋण के लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते थे? ये शब्द भूमि नाप से संबंधित शब्द थे। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदुरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? ये सब विभिन्न बंदरगाह के नाम थे जो कि विदेशी व्यापार के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जिसके लेखक हरिसेन थे, इसमें कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। यह कथन सत्य है। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। ये कथन गलत है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखदत्त ने की थी। मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम इसकी रचना विशाखदत्त द्वारा की गई है। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। ये कथन सही है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और वह प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। पहला और तीसरा कथन सही है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा अच्छी थी, परंतु फिर भी पुरुषों से बराबरी नहीं थी। और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं थी, क्योंकि सती प्रथा, बहुविवाह इत्यादि का प्रचलन था। अर्थात इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। प्राचीन कालीन भारत में
वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ये कथन सही है। तीसरी शताब्दी के अंत में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये गलत है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। ये कथन सही है। और 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यह कथन भी सही है। 1, 3 और 4 सही है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था अक्षपाद गौतम ने। सम्राट और उपाधि का मिलान करना है। अशोक का उपाधि था प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य। 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत, यह तीनों चिकित्सा से जुड़े थे। भास्कर आचार्य आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं का निरूपण किया गया है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? यहाँ प्रश्न में खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ दोनों पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ खगोल शास्त्री पूछा जाता तो उत्तर होता बराहमीर, परंतु आर्यभट्ट एक खगोलविद के साथ साथ गणितज्ञ भी थे, इसलिए इसका उत्तर आर्यभट्ट होगा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका नामक पुस्तकों की रचना की थी। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने शून्य, दशमलव प्रणाली तथा पाई की खोज की थी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? गुप्त काल में प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जहाँ से आयात तथा निर्यात दोनों समुद्र के मार्ग से किया जाता था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, जिससे कि अहिंसा की नीति अपना लेना, ये सब प्रमुख कारण थे। इनमें से कारण नहीं था तो अरबों का आक्रमण, यह गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इलाहाबाद का स्तंभ को ही प्रयाग प्रशस्ति लेख कहा जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किन पर? हूनों के आक्रमण के कारण रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, जिससे भारतीय व्यापार पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। इसलिए भारतीय व्यापारियों ने व्यापार के लिए विभिन्न स्थानों की ओर बढ़ने लगे। इसलिए भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर ज़्यादा निर्भर हो गए। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ये कथन गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ये कथन सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। यह कथन भी सही है। तो इसमें केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। यह प्रश्न अभी पहले ही मैंने बताया था। रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? प्रथम गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि ली, और इसी उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के जारी करवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक तथा परम भागवत की उपाधि भी ली थी। ये चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही भारत आया था, और इसने अपनी पुस्तक फोक की में गुप्त साम्राज्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता तथा बाघ गुफा चित्रकारी का विकास गुप्त काल में ही हुआ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांशतः गुप्त काल से ही संबंधित है। गुप्त काल में सभी प्रकार की कलाओं जैसे वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला में काफ़ी विकास हुआ। इसलिए इतिहासकारों ने गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा है।
किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था? इसकी जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। इसके समकालीन हूनों का राजा था खुशनवाज। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जिस स्तंभ पर लिखा गया है उस स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। यह स्तंभ पहले कौशाम्बी में स्थित था, जिसे बाद में मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग में स्थापित किया। इस अभिलेख पर मौर्य शासक सम्राट अशोक के बाद गुप्त शासक समुद्रगुप्त के अलावे मुगल शासक जहांगीर और बीरबल का भी वर्णन मिलता है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश के शासन का काल है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, जिसमें से 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना था, जिसे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसलिए गुप्त वंश का शुरुआत 319 ईस्वी से भी माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी दिया है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों तथा ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, जिसके कारण सामंती व्यवस्था का विस्तार हुआ। हूनों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? हूनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया। इसकी जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ अभिलेख से। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कई परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, मैं चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक कालिदास भी थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके द्वारा कई पुस्तकें और नाटक लिखी गई हैं, जिनमें से अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम इत्यादि प्रमुख हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। यह वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक वंश गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा हिस्सा। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, जिसमें भू राजस्व की दर 1/6 भाग थी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में चरक, नागार्जुन, अश्वघोष, सुश्रुत रहते थे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ये सभी केंद्र सूती वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुप्त काल में सूती वस्त्र व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता था और गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय के बचपन का नाम देवगुप्त तथा देवराज था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के अलावे विक्रमांक और परम भागवत की भी उपाधि ली थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? यह गुप्त काल की ही विशेषता है। नगरों का क्रमिक पतन की शुरुआत गुप्त काल में हुई, जिसका सबसे बड़ा कारण था सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था के कारण गुप्त साम्राज्य छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित होते चले गए, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती चली गई और नगरों का पतन होने लगा। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा का आरंभ गुप्त काल में ही हुआ। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? लिच्छवी दौहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था। इसलिए समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया है। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रही है? इस लौह स्तंभ की खासियत है उसकी जंग रोधकता के कारण। उसमें अब तक जंग नहीं लगा है। संवत और उसकी शुरुआत का मिलान करना है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत की शुरुआत 319 या 320 ईस्वी और कली संवत 606 ईस्वी। तो उत्तर इसका हो जाएगा 4321। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री हिनशांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे। यह कथन गलत है।
जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल, विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। यह कथन सत्य है। व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। यह कथन भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका? जब हर्षवर्धन उत्तर भारत के सभी क्षेत्रों को जीतकर दक्षिण भारत की ओर अपना अभियान शुरू किया, तो नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित कर उसका दक्षिण भारत का अभियान को रोका। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था रेशम के लिए। हेनशांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनशांग पुष्यभूति या वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में भारत में की गई यात्राओं का विवरण दिया है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। यह कथन सत्य है। शंकराचार्य ने ही हिंदू धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 धाम स्थापित किए थे। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। यह कथन भी सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। यह कथन गलत है। उन्होंने वेदांत का प्रचार प्रसार किया। यह कथन सही है। तो इसमें से गलत कथन है सी। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? 4 धाम में सम्मिलित नहीं है मानसरोवर। मानसरोवर हिमालय पर्वत श्रृंखला पर एक झील है जिससे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम हुआ है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, परंतु हर्षवर्धन के समय में उसके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ये सब प्रश्न भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। इसका उत्तर होगा ज्ञान। ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं, और उससे संबंधित जो भी आप बता सकते हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। प्रमुख व्यक्तित्व हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र है उसका मिलान करना है। विशाख दत्त नाटककार थे। इन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की है। वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। चरक चिकित्सक थे और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। तो इस तरह उत्तर होगा 2, 3, 1, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। यह कथन गलत है। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। यह कथन भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ना ही 1 और ना ही 2, दोनों ही कथन गलत है। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? शंकराचार्य का जन्म 686 ईस्वी में केरल के कलाड़ी नामक स्थान में हुआ। इनके पिता भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने हिंदू धर्म की एकता के लिए भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, जिसमें से उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। शासक और उनके दरबारी कवि का मिलान करना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास। समुद्रगुप्त के दरबार में थे हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति लिखी है इन्होंने। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, हर्षचरितम की रचना की है। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। तो इस तरह उत्तर होगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन बी। हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में तत्कालीन चीन के शासक ताई सुंग ने भेजा था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित है? श्रृंगेरी, द्वारिका, जोशीमठ, प्रयाग नहीं है। द्वारिका, जोशीमठ, प्रयाग नहीं है। जोशीमठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी, यही उत्तर होगा। निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे रवि कीर्ति। यह कथन सही है, यह सही है। कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में थे भवभूति। यह भी सही है। और नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में थे दंडिन। यह भी सही है। हर्षवर्धन के दरबार में थे बाणभट्ट, ना कि हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है।
गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच और घटोत्कच का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पहला हो गया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र हुआ कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद शासक बना स्कंदगुप्त। तो इस तरह यह बिल्कुल क्रम में ही लगा हुआ है 1 2 3 4 5। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है लोकायत और कापालिक। लोकायत दर्शन चार्वाक दर्शन को ही कहते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठान था। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा गिराने की प्रथा का शुभारंभ किसने किया? यह प्रथा भारतीय रंगमंच में यूनानियों से ली गई थी। इस प्रथा की शुरुआत यूनानियों द्वारा की गई थी। हिंद यूनानियों ने ही भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला का विकास किया, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। इसके साथ ही जो गांधार कला है वह भारतीय कला और यूनानी कला के मिश्रण से ही विकसित हुई है। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, यह कथन सत्य है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, यह कथन भी सत्य है। गुप्त संवत या गुप्त काल 319 से प्रारंभ हुआ, यह भी सत्य है। और भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध से हुई, यह कथन भी सत्य है। यह चारों ही कथन सत्य है। कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यह थानेश्वर के निवासी थे। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, जिसे कि हर्षवर्धन ने स्थानांतरित करके कन्नौज में स्थापित किया। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। उत्तर गुप्त युग में यानी गुप्तोत्तर काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? पुष्यभूति या वर्धन वंश की जानकारी बाण भट्ट के हर्षचरित और कादम्बरी के अलावे कलहन की राजतरंगिणी से मिलती है। तो इसमें इसका उत्तर कलहन होगा। हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक की संज्ञा दी गई है? द्वितीय अशोक कहा गया है हर्षवर्धन को। इसके साथ ही हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा गया। हर्षवर्धन वह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने भारत के एक विशाल साम्राज्य पर एक छत्र शासन स्थापित किया था। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। और हर्षचरित के साथ साथ उन्होंने और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है यह भी आप कमेंट करके बताएं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और बाद में वहां अध्यापन भी किया। जिस समय हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य शीलभद्र थे। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों पर प्रयाग में संगम पर एक समारोह आयोजित करता था, जिसे बौद्ध महासम्मेलन कहते थे। सीयू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? यह पुस्तक हेनसांग ने लिखी थी। हेनसांग की इस पुस्तक सीयू की में हेनसांग की यात्राओं का विवरण तथा हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ? इसका उत्तर होगा कन्नौज तथा प्रयाग में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? महाभाष्य, जो कि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी पर टीका है, उसकी रचना पतंजलि ने की थी, जो कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तोरामन किस जातीय दल का था? इसका उत्तर है हूण। कहा जाता है कि शतरंज का खेल का उद्भव हुआ भारत में।
गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं यानी चांदी के सिक्कों को रुपये का या रूपक कहा जाता था, जबकि सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि प्रदान की जाती थी? गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। शासकों तथा उनके द्वारा स्थापित स्मारकों का मिलान करना है। गुप्त शासकों ने देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर, चालुक्य, बादामी और पल्लव पनमलय। इसका उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही यह जानकारी मिलती है कि गुप्त काल में सती प्रथा थी। एरन अभिलेख से महिला के सती होने की जानकारी मिलती है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर उपज का 6ठा हिस्सा था और गुप्त प्रशासन में भी भू राजस्व की दर यही थी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, ये गलत है, स्वीकार करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। ये कथन सही है, तो इसमें केवल 2 उत्तर होगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, यानी कि वेदों को मानते हैं? वह कौन सा दर्शन है जो वेदों को मानता है? वेदों को मानने वाला दर्शन है मीमांसा। मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन जैमिनी तथा बादरायण ने किया था। निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे और चांदी की मुद्रा को रुपये का कहते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था यशोधर्मन ने। प्रश्न है, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा दर्शन के प्रणेता थे जैमिनी। जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रणेता थे और बादरायण उत्तर मीमांसा के प्रणेता थे। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम में एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग का अंश नहीं है मनुस्मृति। कथन और कारण देखना है। कथन दिया हुआ है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी और कारण है इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। निम्न में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में थे। दंडिन नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे, ना कि हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के दरबारी थे बाणभट्ट। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया था। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में सूती वस्त्र उत्पादन के लिए मथुरा सबसे प्रसिद्ध था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत को इंतु नाम से संबोधित करते हैं। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने हिस्सा लिया था। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? अर्थात पूछा जा रहा है धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में चरक तथा सुश्रुत थे। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे।
यह कथन सत्य है। गुप्त प्रशासन में राजा अपने आप को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, यह कथन गलत है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, यह कथन सत्य है। भूमिदान की इसी परंपरा के कारण सामंती व्यवस्था का विकास हुआ। तो इसमें से पहला और तीसरा कथन सत्य है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्आगमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति है चार्वाकों की। चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म तथा आत्मा को नहीं मानता है, यह प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? चीनी यात्री इत्सिंग लगभग 6वीं शताब्दी में भारत भ्रमण किया था। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार तथा उसके प्रशासन से संबंधित विस्तृत जानकारी मिलती है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, इसका उत्तर है हेनशांग। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? वारंगल लोहे के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था, जो कि युद्ध तथा कृषि कार्य के लिए काफ़ी उपयोगी थे। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? यह मिलता है प्रयाग अभिलेख में, और इस अभिलेख की रचना की थी हरिसेन ने। पृथ्वीया प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? यह उपाधि समुद्रगुप्त की थी। इस उपाधि के अलावे समुद्रगुप्त पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम उपाधि भी धारण किया था। इसके अलावे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग का काल कहा जाता है। गुप्त काल में सभी प्रकार की कलाओं जैसे वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य कला, मूर्ति कला इत्यादि में काफ़ी विकास हुआ। इसी कलात्मक विकास के कारण इतिहासकारों ने गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? गुप्त काल में प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जहाँ से आयात और निर्यात दोनों होते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में सिंचाई कर को बीदक भागम कहते थे। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने ही 319 ईस्वी से गुप्त संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से ज्योतिष छपनक थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता एवं अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ये गलत है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये कथन सही है। और तीसरा कथन है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, यह कथन भी सत्य है। जो सामंत होते थे वह महाराजा के अधीन ही कार्य करते थे, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती गई, बड़े बड़े सामंत अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते चले गए। दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? दोस्तों, मैं चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। साथियों, गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।